हेलो फ्रेंड्स, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सब ऑडिटर अर्थात उप अंकेक्षक का एग्ज़ाम जो कि 5 जुलाई 2026 को होने वाला है। आप सभी को पता है कि इस एग्ज़ाम के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज़ प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इस एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक दोस्तों 50-50 क्वेश्चन को डील किया। ये आज का जो सेशन है, ये क्लास नंबर आपका 19 है दोस्तों, और ये 19वां क्लास है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 18 क्लासेस और प्रोवाइड किया है। तो आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे उन वीडियो को, तो आप लोग प्लीज़ क्लास नंबर 1 से ज़रूर से उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हर एक सेशन में, हर एक वीडियो में, हर एक क्लास में हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील किया है। और वह प्रश्न जो दोस्तों हमने सेट किया है, वो आपके इंडिया के किसी न किसी राज्य के सब ऑडिटर और ऑडिटर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए हुए प्रश्नों को हमने वहाँ पर डील किया है दोस्तों। इसके साथ हमने जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं व्यापम के इस सिलेबस के अनुसार, इस एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार, उसको भी हम लोग इसमें डील कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास नंबर 1 से उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा दोस्तों। ये क्लास नंबर 19 है। और जो लोग क्लास नहीं देख पा रहे हैं वो डायरेक्टली पीडीएफ बाय कर सकते हैं दोस्तों, है ना। जो लोग या तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहते हैं, या फिर जिनके पास अब समय नहीं है ना, जो लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो वो ओनली 99 रुपीज़ पे करके पूरे 20 से अधिक हम लोगों ने क्लास यहाँ पर करने वाले हैं। 20 से 22 क्लासेस आपकी यहाँ पर होंगी दोस्तों। तो 99 रुपीज़ दे करके आप पूरा पीडीएफ क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और इस पीडीएफ को आप लोग क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, और इसमें आप लोग जा करके यदि मैसेज करते हैं तो आप लोगों को ये पीडीएफ दे दी जाएगा, और 99 रुपीज़ आपको ओनली पे करना है। ये पीडीएफ नहीं कह रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली आपको कितना दिया जाएगा, 20 से अधिक पीडीएफ को दिया जाएगा दोस्तों। और इन पीडीएफ के साथ आप लोगों को वन लाइनर भी दिया जा रहा है। ये वन लाइनर दोस्तों आपके क्या है, सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस वन लाइनर को भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो वन लाइनर है आपको कल मिल जाएगा दोस्तों। और जिन लोगों ने भी बाय किया हुआ ऑलरेडी, 500 से अधिक लोगों ने ये पीडीएफ खरीदा है दोस्तों, उन लोगों को भी ये वन लाइनर हम कल प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, मैं बस अब यही कहूँगा, अब अंतिम समय चल रहा है दोस्तों, 4-5 दिन वही बचे हैं आप लोगों के, 5 से 1 सप्ताह बचा हुआ है। 30 तारीख से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं है। 30 जून आप लोग अल्टीमेटली अपने आप को समय दीजिए, 30 जून तक जितना ग्रहण कर सकते हैं एक्स्ट्रा। मैं अपने तरफ से यहाँ पे आपको 4-5 मॉडल पेपर करा रहा हूँ, इनको पढ़ के जाइए। जितना आपको क्लासेस में पढ़ाया हूँ उसको आप लोग रिवीजन करिए। याद रखिएगा, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जितने आप रिवीजन करेंगे उतना आपको ज़्यादा वहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ेगी आंसर्स लेने में दोस्तों। अब जो पढ़े ही नहीं है और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ के जाएंगे दिमाग में, तो प्रेशर बनेगा। इसलिए जितना पढ़ लिए हैं उतने में आप लोग अपने में संतोष करिए, उसको बार बार रिवीजन करिए। और 30 जून से ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा की डेट में आप लोगों को नया नहीं पढ़ना चाहिए। जितना हो सकता है 30 जून तक ही आप लोग पढ़ें। बाकी 1, 2, 3, 4 दिन आप लोग रिवीजन करने पे फोकस करें। और आर्थिक सर्वेक्षण जो छत्तीसगढ़ का वीडियो आएगा उस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण करा दूंगा इस मॉडल पेपर, 4-5 मॉडल पेपर के बाद में छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण का एक बढ़िया सा सेशन लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग 50 से 200 प्रश्न को करेंगे डील। तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, और पॉजिटिव होकर के तैयारी करिए दोस्तों, है ना। लूज़ मत होइए, अपने आप को लूज़ मत छोड़िए, कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, आपने इतना मेहनत किया है तो आपका सकारात्मक रिजल्ट आएगा दोस्तों। और जो लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, जिनके पास समय की सीमा थी या किसी और काम से बिजी थे, वो लोग तो ज़रूर से, मतलब ऐसा मैं एम्फेसाइज नहीं करूँगा, वो पीडीएफ बाय करके 99 रुपीज़ पे करके संपूर्ण चीज़ों को कम समय में पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर, सेकंड मॉडल पेपर पे। ठीक है, और यदि आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कर दें दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, क्योंकि हमारी बात यहीं पे उप अंकेक्षक तक हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद हम दोस्तों आप लोगों के लिए अन्य सब्जेक्ट्स की तैयारी भी करवा रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को हर विषय की बढ़िया तैयारी करवाई जा रही है, चाहे वो गणित हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़, या आपका सीडीपी ही क्यों ना हो। अभी वर्तमान में सीजी सेट की भी यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि इस चैनल पर आप लोगों को संपूर्ण चीज़ों को निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है, खास करके जितनी भी आपकी थ्योरी और एमसीक्यू की क्लासेस हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर का पहला प्रश्न के साथ दोस्तों। देखिए, पहला सेक्शन है लेखांकन सिद्धांत, साझेदारी एवं वित्तीय विवरण पर आधारित। ठीक है, पहला प्रश्न है रूढ़िवादिता की प्रथा। ठीक है, रूढ़िवादिता की प्रथा जो है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो उस पर, या लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो उस पर। ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें दोस्तों, तो 2 बार प्रश्न को जरूर से पढ़ें। क्वेश्चन बोल रहा है रूढ़िवादिता की प्रथा
के अनुसार अंतिम स्टॉक की बात कर रहे हैं। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स के अनुसार अंतिम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन क्या किया जाता है? लागत मूल्य, बाजार मूल्य, लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो, या लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लागत मूल्य या फिर बाजार मूल्य जो भी इसमें कम होता है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको डिटेलिंग नहीं करूँगा, समय कम है, अधिक से अधिक हमको यहाँ पे क्या क्वेश्चंस करते चलना है। मैंने आप लोगों को लगभग 1000 से अधिक प्रश्न करा चुके हैं पहले ही। ठीक है, हमने 18 से अधिक क्लासेस कर चुके हैं दोस्तों, और 100 प्रश्न भी कुछ कुछ हम लोगों ने सेशन में किया हुआ है। तो आपका मान के चलिए 1000 से अधिक प्रश्न यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ, और अभी आने वाले दिनों में लगभग 200 से 400 प्रश्न और कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग काफ़ी पढ़े हैं, इसको मत सोचिए कि कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं हुआ है। आपको पूरा सिलेबस के अनुसार ही तैयारी कराया जा रहा है, आप लोग बस रिवीजन करते चलिए साथ में, है ना। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन है? संपत्तियां बराबर दायित्व माइनस पूंजी, संपत्तियां दायित्व प्लस पूंजी, पूंजी बराबर संपत्तियां प्लस दायित्व, या दायित्व बराबर संपत्तियां प्लस पूंजी। कौन सा समीकरण सही लेखांकन समीकरण है, अकाउंटिंग इक्वेशन है? ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो अब मैंने ऑलरेडी भी कराया है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं ऑलरेडी, है ना। जो सब ऑडिटर का एग्जाम या ऑडिटर का एग्जाम जहाँ भी हुआ है वहाँ के प्रश्न को मैं यहाँ पे उठाया हूँ दोस्तों। और ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर कहने का मतलब है कि ऐसे प्रश्न जो आपको परीक्षा में आ ही सकते हैं, 90% चांसेस बनती है इसकी दोस्तों। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संपत्ति, जो आपका एसेट्स बराबर क्या होते हैं, लायबिलिटीज प्लस आपका जो कैपिटल होता है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, संपत्तियां बराबर आपका दायित्व प्लस आपका पूंजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डूबत ऋण आयोजन, प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स, किस अवधारणा के कारण बनाया जाता है? डूबत ऋण आयोजन किस अवधारणा के कारण बनाया जाता है? मिलान की अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, रूढ़िवादिता की अवधारणा, या व्यावसायिक इकाई की अवधारणा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रूढ़िवादिता की अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक नए साझेदार के प्रवेश पर, एक नया पार्टनर आ जाता है, उसके प्रवेश पर पुरानी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला जो लाभ होता है उसको कैसे बांटा जाएगा? सभी साझेदारों में एक नए अनुपात में, पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में, पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, या केवल नए साझेदारों को दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो पुराने लाभ हानि के अनुपात में पुराने साझेदारों को दिया जाएगा। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर पुनर्गठन पर लिखित संपत्तियों को पुस्तकों में लाने पर अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्डेड क्या होगा? साझेदारी फर्म के पुनर्गठन हो रहा है, उस पर लिखित जो संपत्तियों के पुस्तकों में लाने पर, है ना, रिकॉर्ड करने को क्या लाभ होगा? पुराने साझेदारों को लाभ होगा, पुराने साझेदार को हानि होगा, नए साझेदार को लाभ होगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुराने साझेदारों को क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ख्याति जो होती है गुडविल, इसके मूल्यांकन की अधिलाभ विधि जो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका ख्याति के मूल्यांकन वैल्यूएशन करने के लिए जो अधिलाभ विधि होता है, प्रॉफिट लॉ सुपर प्रॉफिट मेथड, उसका सूत्र फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, क्या होगा? औसत लाभ वर्षों की संख्या, औसत लाभ माने सामान्य लाभ वर्षों की संख्या, सामान्य लाभ वर्षों की संख्या, या डी भारित लाभ वर्षों की संख्या। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, औसत लाभ माने समान लाभ वर्षों की संख्या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण रिटायरमेंट करने पर उसके हिस्से की ख्याति शेष साझेदारों द्वारा किस अनुपात में ली जाती है? किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण रिटायरमेंट करने पर उसके हिस्से की जो आपकी ख्याति है, जो गुडविल है, वो शेष जो आपके बचे हुए जो पार्टनर्स हैं उसके द्वारा किस अनुपात में लिया जाएगा? त्याग के अनुपात में, गेनिंग के रेशियो में, लाभ प्राप्ति अनुपात में, या पूंजी अनुपात में, या पुराने लाभ हानि अनुपात में? किसमें लिया जाएगा? गेनिंग के रेशियो में लिया जाएगा, लाभ प्राप्ति अनुपात में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक कंपनी द्वारा अपने ही अंशों को जब्त फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करने पर शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। एक कंपनी द्वारा अपने ही अंश को जब्त करने पर शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। अंशों के अंकित मूल्य से, अंशों पर मांगी गई राशि से, अंशों पर प्राप्त राशि से, या अंशों पर अधिक राशि से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंशों पर मांगी गई राशि से, कॉल्ड अप अमाउंट से। ठीक है, नेक्स्ट है, अंश जब्ती खाते शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंतिम शेष को किस खाते में स्थानांतरित किया जाता है? अंश जब्ती खाते के अंतिम शेष को किस खाते में स्थानांतरित किया जाता है? सामान्य आरक्षित खाता, पूंजीगत आरक्षित खाता, लाभ हानि खाता, या सीकिंग फंड खाता, जनरल रिजर्व्स,
कैपिटल रिजर्व्स या लाभ हानि खाता या सीकिंग फंड खाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों, ठीक है, पूंजीगत आरक्षित, कैपिटल रिजर्व्स। ओके, नेक्स्ट है ऋण पत्रों डिबेंचर्स पर दिया जाने वाला जो ब्याज होता है वो कैसा होता है? लाभों का नियोजन, लाभों पर प्रभार, स्वैच्छिक भुगतान या संचित कोष। ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला ब्याज होता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों लाभों पर प्रभार, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशियो का उदाहरण होता है? ऋण क्षमता अनुपात जिसे डेब्ट इक्विटी रेशियो कहते हैं, सकल लाभ अनुपात ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, या चालू अनुपात करंट रेशियो, या स्टॉक आवर्त अनुपात। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चालू अनुपात करंट रेशियो, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो का उदाहरण है आपका करंट रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशियो का उदाहरण है? ऋण क्षमता अनुपात। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है वो रिपीटेड है दोस्तों, देख लीजिएगा, तो इसका भी आंसर नंबर सी ही होगा, ठीक है। जो आपकी चालू संपत्ति है उसमें क्या घटाने पर त्वरित संपत्ति क्विक एसेट्स प्राप्त होता है? सभी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो इंडिया में जहाँ भी आपके ऑडिटर और सब ऑडिटर का एग्जाम हुआ है वहाँ से प्रश्न मैंने उठाया है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका जो सेशंस में कराया हूँ, जितना भी आपको है ना, लगभग 20 से अधिक क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सभी आपका जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ज़रूर से वीडियो देख के जाइएगा, और वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो PDF ज़रूर से बाय कर लीजिएगा। मैंने केवल मात्र 99 रुपये आपका उसका चार्ज किया दोस्तों। 99 रुपीज़ आप लोग ऐसे ही खर्च कर देंगे, लेकिन इससे हो सकता है कि आपका भविष्य बन जाए, या फिर आपके पास समय है तो आप पूरा PDF वीडियो देख लीजिए दोस्तों, ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी एफर्ट किया हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को एकत्र करके बना करके यहाँ पे पढ़ाना देना आप लोगों को, ये बहुत टाइम टेकिंग लगता है दोस्तों। तो जो लोग इस एग्जाम्स को भरे हैं, जो लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं, वो ज़रूर से पूरा वीडियो देख लें, या फिर आप एटलीस्ट PDF बाय करके उसको जल्दी जल्दी सलटा लें, पलटा लें और याद कर लें दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्योंकि मैं आप लोगों को 4-5 क्लास और देने वाला हूं दोस्तों, 30 तारीख तक मैं क्लासेस आप लोगों को पूरा प्रोवाइड कराऊंगा, तो पढ़ते रहिएगा ध्यान से और रिवीजन जरूर से करिएगा। बार बार इस बात को मैं बोल रहा हूँ, वरना वहाँ पे दिक्कत होगा, है ना। चालू संपत्ति में क्या घटाने पर जो आपका त्वरित संपत्ति क्यू एसेट्स प्राप्त होता है? केवल देनदार, केवल नगद, स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय, या लेनदार और बैंक ओवरड्राफ्ट। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए किस लेखांकन मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उपयोग किया गया है? देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके अकाउंट लेखांकन जो मानक है, इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस कराए दोस्तों, पहले पूरे उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका मैंने क्लियर करा दिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस किया हमने, तो वो वीडियो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता ही है ना। तो उसको या तो लिख लीजिए, या PDF जो अगर आपने प्रिंट करा लिया उसको आप लोग हाईलाइट जरूर से कर लीजिए, वरना आप लोग को वहाँ पे कंफ्यूजन होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ठीक है। और जो काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर इकोनॉमिक्स का, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है वो 30 तारीख के बाद मैं आपको 1-2 या 3 तारीख तक आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोगों से वहाँ पर क्या है आंकड़ा वाला जो सेक्शन है वो आपसे बन जाए वहाँ पे, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो सर्वे वाला जो सेक्शन होता है छत्तीसगढ़ का, पूरा डेटा पे बेसिस रहता है, तो वो लास्ट के 1-2 दिन पहले ही पढ़ के जाएगा, है ना। मैं आपको उसके लिए पर्टिकुलरली वीडियो बना दूंगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहेगा वो दोस्तों। मैं पहले ही बता दिया हूँ 50 से उसमें 200 प्रश्न आप लोगों को कराऊंगा, तो आपके लिए वो रामबाड़ा साबित होगा इकोनॉमिक वाला सेक्शन, ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्पेशली। और जिस स्पीड से मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, उसी स्पीड से आप लोग भी नया पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए, नया पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए। समय कम है, अगर आपको पोस्ट लेना है तो आपको मेहनत यहाँ पे ज़्यादा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि सर समझा नहीं रहे अभी, अब समय समझाने का नहीं, आपको पहले काफ़ी समझा चुके हैं हम लोग, 17-18 क्लासेस में आपको पूरा समझा है। मॉडल पेपर को मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग गलत मत सोचिएगा कि सर पढ़ा नहीं रहे करके, समझा नहीं रहे करके, मैं डायरेक्टली आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूँ। और अब क्या है दोस्तों, समझ तो बहुत लिए, अब रटने का समय है और अपने कॉन्सेप्ट को फिर से बरकरार रखने का समय आ गया है, ठीक है। मेरे को 5-6 क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कराना है, समय का अभाव है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे डिटेलिंग के साथ आपको नहीं बता पा रहा हूँ अभी के सेशन में, इस वीडियो में। बाकी मेरा पूरा आपको वीडियो पूरा डेडिकेटेड आप ही लोगों के लिए था, पूरा एक्सप्लेन मैंने किया दोस्तों। नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए किस लेखांकन मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है? AS1, AS3, AS10 या AS26। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, AS3, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपका 3, इसमें आपका रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें बताता है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3,
3 पे आपका कैश फ्लो, 3 पे कैश फ्लो, ऐसे कुछ कोड बना के आपको याद करना पड़ेगा। ये पीडीएफ में आप लोगों ने हाईलाइट करके, मैंने एक्स्ट्रा पेजेस भी दिया हुआ है पीडीएफ में प्रिंट करके, उसमें आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। जल्दी जल्दी आप क्या है, रिविजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, है ना। सप्ताह 10 दिन ही बचे हैं पेपर को आप लोगों का, तो रिविजन करते चलिएगा। लाभांश का भुगतान पेमेंट ऑफ डिविडेंड रोकड़ प्रवाह विवरण में किस गतिविधि के अंतर्गत आता है? लाभांश का भुगतान पेमेंट ऑफ डिविडेंड रोकड़ प्रवाह विवरण में किस गतिविधि के अंतर्गत आता है? परिचालन गतिविधि, विनियोजन गतिविधि, वित्तीय गतिविधि या असाधारण गतिविधि, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या फिर नॉन जनरल जो होता है आपका ऑपरेशंस वो होते हैं, एक्टिविटीज, है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय गतिविधि, फाइनेंसिंग आपका जो एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं। लाभांश भुगतान पेमेंट ऑफ डिविडेंड रोकड़ प्रवाह विवरण किसमें, अब किस गतिविधि के अंतर्गत, किस विधि के अंतर्गत आएगा? आपका वित्तीय गतिविधि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, मशीनरी के नकद क्रय को रोकड़ प्रवाह विवरण में कहाँ दिखाया जाएगा? मशीनरी है उसके नकद क्रय को रोकड़ प्रवाह में कहाँ पर दिखाया जाएगा? परिचालन गतिविधि में रोकड़ बहिर्प्रवाह, विनियोजन गतिविधि में रोकड़ बहिर्प्रवाह या फिर वित्तीय गतिविधि में रोकड़ अंतर प्रवाह या फिर आपका नगद एवं नगद समकक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो, विनियोजन गतिविधि में रोकड़ बहिर्प्रवाह। ठीक है। नेक्स्ट है, गैर चालू संपत्तियों में मूल्य में समय गिरावट या अप्रचलन के कारण होने वाला जो स्थायी कमी को क्या कहते हैं? गैर चालू जो संपत्ति होती है ना, उसमें समय गिरावट या अप्रचलन के कारण होने वाली जो स्थायी कमी को क्या कहते हैं? शोधन, रिक्तीकरण, हास या अवमूल्यन, एमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, डेप्रिसिएशन या फिर आपका अवमूल्यन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ह्रास जो आपका डेप्रिसिएशन है। ठीक है। नेक्स्ट है, खानों अर्थात माइंस और तेल के कुआं जैसे क्षयशील संपत्तियों पर ह्रास लगाने की कौन सी पद्धति उपयुक्त होती है? ठीक है। खानों और तेल के कुआं जैसे आपका क्षयशील संपत्तियां जो होती है उस पर ह्रास लगाने की कौन सी पद्धति उपयुक्त है? तो रिक्तीकरण पद्धति, डिप्लीशन मेथड, क्रमागत ह्रास पद्धति, वर्ष के अंकों की योग पद्धति या बीमा पॉलिसी पद्धति। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रिक्तीकरण पद्धति, डिप्लीशन मेथड बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट है, गुप्त संचय जिसको सीक्रेट रिजर्व के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? जो गुप्त संचय है, केवल बैंकिंग और बीमा कंपनियों के द्वारा, सभी सार्वजनिक कंपनियों के द्वारा या एकल व्यापार के द्वारा या साझेदारी के द्वारा? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल बैंकिंग और आपके जो बीमा कंपनी होते हैं उसके द्वारा ही आपका गुप्त संचय बनाया जाता है। अगला है, आगम रेवेन्यू की मान्यता सामान्यता कब होती है? रेवेन्यू की सामान्यता कब होगी? जब नकद प्राप्त हो जाए, जब माल सुपुर्द कर दिया जाए और स्वामित्व हस्तांतरित हो जाए, जब ऑर्डर प्राप्त हो जाए या फिर वर्ष के अंत में। देखिए, जब आपका जब माल जो है, आपका जो मटेरियल है वो सुपुर्द कर दिया जाए और जो स्वामित्व है वो क्या ट्रांसफर हो जाएगा, तभी आपकी रेवेन्यू की मान्यता होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, भवन की मरम्मत पर व्यय, माल खरीदने पर भाड़ा, नई मशीनरी की स्थापना पर किया गया मजदूरी व्यय या कार्यालय का बिजली बिल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई मशीनरी की स्थापना पर किया गया जो मजदूरी व्यय है वही आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है, विज्ञापन पर जारी किया गया भारी व्यय जिसका लाभ आगामी 3 से 5 वर्षों तक मिलेगा। कोई सा ऐड पर किया गया जो आपका खर्च है जिसका प्रॉफिट आपको 3 से 5 वर्षों तक मिलेगा, वो क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, स्थगित आयगत व्यय या आकस्मिक व्यय? सही उत्तर है दोस्तों आपका स्थगित आयगत व्यय, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, तल पर ट्रायल बैलेंस के भीतर दी गई अदद मजदूरी, ट्रायल बैलेंस के भीतर जो दी गई है अदद मजदूरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस को कहाँ दिखाया जाता है? केवल व्यापारिक खाते में, केवल लाभ हानि के खाते में, केवल आर्थिक चिट्ठी बैलेंस शीट में दायित्व के पक्ष में या फिर व्यापारिक खाते और आर्थिक चिट्ठी दोनों में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल आर्थिक चिट्ठी बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में। अगला प्रश्न है, स्वामी के निजी उपयोग के लिए व्यापार से निकाले गए जो माल है उसकी प्रविष्टि में किस खाते को क्रेडिट किया जाता है? आहरण, क्रय खाता, विक्रय खाता या नगद खाता? ठीक है, जो लोग मेरे से पढ़े हैं ना इतने सारे वीडियोस, उनसे ये सब प्रश्न बनते चाहिए। जो लोग को मैं ऑलरेडी इतने सारे क्लासेस पढ़ाया हूँ और जिन्होंने एकदम शिद्दत के साथ, जिन्होंने एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ा है दोस्तों, उनसे लगभग यहाँ से जो प्रश्न मैं अभी करा रहा हूँ मॉडल पेपर में 90 to 95 क्वेश्चंस बनने ही चाहिए, क्योंकि मैं उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया हूँ। उनको मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो इसमें दिख रहे हैं वो प्रैक्टिस सेशन में भी कराया हूँ, तो उनका मनोबल तो बढ़ ही रहा होगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा दोस्तों, है ना। वो लगाते जा रहे होंगे, तो जरूर से इसको पूरा लगाते चाहिएगा आप लोग।
यहाँ पे मैं 2 बार पढ़ रहा हूँ प्रश्न आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का उतने में आंसर पता चल जाना चाहिए, जो लोग मेरे से पढ़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। और जो नहीं पढ़े हैं वो अभी पढ़ लें, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जा रहे हैं। 24 का आंसर होगा दोस्तों क्रय खाता, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर है, मैं बताया हूँ, क्रय खाता, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ग्राहक से प्राप्त चेक जो उसी दिन बैंक नहीं भेजा गया, उस नगद बही में दर्ज किया जाएगा। उसे नगद बही में दर्ज किया जाएगा, किसमें? बैंक के कॉलम में, नगद के कॉलम में, क्रेडिट के पक्ष में, या दर्ज नहीं किया जाएगा। देखिए, आपका इसको नगद के कॉलम में आपको शो किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। जब एक ग्राहक से प्राप्त चेक जो उसी दिन बैंक खाते में जमा नहीं हुआ या भेजा नहीं गया, तो नगद बही में कहाँ दर्ज होगा? नगद के कॉलम में दर्ज हो जाएगा, कैश इन हैंड में। नेक्स्ट है भाग 2, उन्नत अंकेक्षण एवं वैधानिक प्रावधान, एडवांस ऑडिटिंग एंड स्टेचुरी प्रोविजंस। पहला प्रश्न इसका देखिए, 26वां प्रश्न, कंपनी अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में किस बात की घोषणा करता है? खाते पूर्णतः सटीक और त्रुटिहीन होने का, वित्तीय विवरण सत्य एवं उचित दृष्टिकोण, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रस्तुत करने थे, कंपनी भविष्य में भारी लाभ कमाएगी, या प्रबंधन पूरी तरह ईमानदार है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खाते जो वित्तीय विवरण है सत्य एवं उचित दृष्टिकोण, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रस्तुत करता है। ऑडिट रिपोर्ट में किस बात की घोषणा करेगा? आपका ट्रू एंड फेयर व्यू की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। पूरा 100 प्रश्न देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार कुछ कंपनियों को लागत अभिलेख रखने के निर्देश देती है? ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 का किस धारा के तहत केंद्र सरकार कुछ कंपनियों को लागत अभिलेख, कॉस्ट रिकॉर्ड रखने का निर्देश देती है? 139, 143, 148, 177। सही उत्तर है धारा 148 के तहत केंद्र सरकार कुछ कंपनियों को लागत अभिलेख, कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने का निर्देश दे सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंपनी के अतिरिक्त वित्तीय विवरण, वित्तीय नियंत्रण, ठीक है, इंटरनल फाइनेंस कंट्रोल पर रिपोर्ट करना अंकेक्षक के लिए अनिवार्य बनाया गया है। कंपनी के अधिनियम 1956 के तहत, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(1) के तहत, बैंकिंग विनिमयन अधिनियम के तहत, या फिर आयकर अधिनियम के तहत। कंपनी के आंतरिक वित्तीय कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंस कंट्रोल जो है उसकी रिपोर्ट करना अंकेक्षक के लिए अनिवार्य बनाया गया है, किसके तहत? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(a) के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक, स्टेचुरी ऑडिट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? किसकी बात कर रही है? गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रही है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैग करेगा, है ना। कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, अनुच्छेद 148, सभी चीजें बताया हूँ, राष्ट्रपति के द्वारा इसका नियुक्त होते हैं, है ना, ठीक है। तो कैग करेगा, भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के द्वारा आपका एक सरकारी कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, C&G द्वारा सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति वित्तीय वर्ष की शुरुआत से कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 180 दिन के भीतर, ठीक है। कैग के द्वारा सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति वित्तीय वर्ष की शुरुआत से कितने दिन के अंदर होनी चाहिए? तो 180 दिनों के अंतर होना चाहिए, याद रखिएगा इसको, ठीक है। कैग के द्वारा सरकारी कंपनी के, किसकी? सरकारी कंपनी की ना। नेक्स्ट है, वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के दौरान उचित सावधानी और चातुर्य, रीजनेबल केयर एंड स्किल न बरतने पर अंकेक्षक किस दायित्व के उत्तरदायी होता है? ठीक है, केवल आपराधिक दायित्व के अंदर, या दीवानी दायित्व के अंदर, या संविदात्मक दायित्व के मुक्ति से, या फिर कोई दायित्व नहीं होता? नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी दीवानी दायित्व के अंतर्गत आएगा, अवहेलन या फिर नेग्लिजेंस के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, अंकेक्षण जोखिम, ऑडिट रिस्क किसका संयोजन है? अंकेक्षण जोखिम जो होता है, ऑडिट रिस्क किसका संयोजन है? अंतर्निहित जोखिम का प्लस नियंत्रण जोखिम प्लस कूट सूचन, है ना। अंतर्निहित जोखिम, नियंत्रण जोखिम, या कूट सूचन डिटेक्शन जोखिम, व्यवसायिक जोखिम या फिर बाजार जोखिम, वित्तीय जोखिम प्लस परिचालन जोखिम, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही उत्तर होगा ऑडिट रिस्क किसका है दोस्तों? अंतर्निहित जोखिम, नियंत्रण जोखिम, और आपका कूट सूचन, आपका डिटेक्शन जोखिम, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ऑडिट ट्रेल का अर्थ क्या होता है? अंकेक्षक की यात्रा का विवरण, किसी लेन देन के शुरू से अंत तक का दस्तावेजी निशानों, कदमों का प्रक्रम, या फिर केवल वाउचरों की गिनती, या वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किसी लेन देन के शुरू से लेकर के अंत तक के दस्तावेजी निशानों के या कदमों का आपका क्रम जो है वो। नेक्स्ट है, कंपनी के अंतिम खातों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसका होता है? कंपनी के अंतिम खातों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसे होगा? केवल मुख्य लेखाकार को,
केवल वैधानिक अंकेक्षक को या फिर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक और अधिकारियों को या कंपनी के सचिव को। अंतिम खातों पर हस्ताक्षर किसका होगा दोस्तों? तो अंतिम खातों पर हस्ताक्षर कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो आपके जो डायरेक्टर्स होंगे और जो उनके ऑफिसर्स होंगे उनके ही द्वारा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अंकेक्षण मानक स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग 200 का मुख्य विशेष क्या है? अंकेक्षक के दस्तावेजीकरण करना, स्वतंत्र अंकेक्षक के समग्र उद्देश्य और अंकेक्षण का संचालन, धोखाधड़ी या त्रुटियां या अंकेक्षण योजना। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अंकेक्षक के समग्र उद्देश्य और अंकेक्षण का संचालन करना। नेक्स्ट है यदि अंकेक्षक को खातों में किसी गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी 1 करोड़ या उससे अधिक का पता चलता है तो उसे इसकी सूचना किसे देनी चाहिए? किसी अंकेक्षक को, किसी ऑडिटर को, है ना, उस किसी खाते में किसी गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी का 1 करोड़ या उससे अधिक का लेन देन पता चलता है तो उसे किसको सूचना देनी होगी? केवल प्रबंधन को, आयकर विभाग को, या केंद्र सरकार को, या सेबी को? भाई इस ऐसे कंडीशन में जो कोई केंद्र सरकार है, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय है, उसको उनको जानकारी देगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है परीक्षण जांच टेस्ट चेकिंग का अर्थ क्या होता है? सभी लेन देनों की गहन जांच करना, चुनिंदा मंदों या लेन देनों के नमूनों सैंपल्स की जांच करना, केवल नगद लेन देनों की जांच करना, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जांच करना। टेस्ट चेकिंग जो होता है दोस्तों, ये आपका चुनिंदा मंदों या लेन देनों के नमूनों सैंपल्स की जांच करता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है संपत्तियों के मूल्यांकन वैल्यूएशन का मुख्य उत्तरदायित्व किसका होता है? अंकेक्षक का, कंपनियों के प्रबंधन का, ठीक है, सरकारी मूल्यांकनकर्ता का, या अंशधारियों का? कंपनियों के मूल्यांकन का मुख्य उत्तरदायित्व कौन होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी मैनेजमेंट करेगा, है ना, मैनेजमेंट का होगा उसका पूरा उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है किसी चल संपत्ति जैसे स्टॉक के सत्यापन के लिए अंकेक्षक मुख्य रूप से क्या करता है? किसी चल संपत्ति जैसे कि आपका स्टॉक है, उसके सत्यापन के लिए अंकेक्षक का मुख्य कार्य क्या होगा? स्टॉक प्रमाण पत्र और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की जांच, बाजार में जाकर कीमत पूछना, मुनीम के बयानों पर पूर्ण विश्वास करना, या स्वयं सारा स्टॉक बेचना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्टॉक प्रमाणों और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की जांच करना। ऑडिटर का काम क्या होता है? यही काम होता है मुख्य रूप से। ठीक है, आप लोग भी ऑडिटर बन जाएंगे तो क्या करेंगे? यही करेंगे दोस्तों, है ना, सब ऑडिटर। नेक्स्ट है बाद में प्रमोशन तो होगा आप लोगों का भी। नेक्स्ट है नकारात्मक पुष्टि नेगेटिव कंफर्मेशन का उपयोग अंकेक्षक द्वारा कब किया जाता है? नेगेटिव कंफर्मेशन का उपयोग अंकेक्षक के द्वारा कब किया जाएगा? जब देनदारों से लिखित जवाब केवल तब चाहिए जब वह शेष से असहमत हो। दूसरा, जब सभी देनदारों से अनिवार्य जवाब चाहिए। तीसरा, जब आंतरिक नियंत्रण बहुत कमजोर हो। या चौथा, जब धोखाधड़ी की पुष्टि हो चुकी हो। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जब देनदारों से लिखित और जवाब केवल तब चाहिए जब वह शेष से असहमत हो। ठीक है, नेगेटिव कंफर्मेशन। ध्यान रखिए दोस्तों, आप लोग ये एग्जाम दे रहे हैं तो एक मान के चलिए क्या एक पोस्ट आपका है, जैसा सोचेंगे वैसा होगा, है ना। बी पॉजिटिव तो होगा पॉजिटिव आप लोगों के साथ। नेगेटिव सोचेंगे, डर में रहेंगे, भय में रहेंगे, मैं नहीं पढ़ा हूँ, नहीं हो पाया है पूरा 100%, तो फिर वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। स्टेप पॉजिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव होकर के आप लोगों को सोचना है, पॉजिटिव होकर के इसको पढ़ना है। कुछ नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी पूरा वीडियो पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी जितना भी मटेरियल है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जितना भी प्रिंट है PDF है सबको पढ़ लेते हैं। आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो पॉजिटिव चीज़ हो जाएगा। आपका एग्जाम के एक दिन पहले भी पूरा पढ़ेंगे ना तो भी हो जाएगा, लेकिन आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। माइंड सेट इज एवरीथिंग। जितना आप अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, है ना। जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही आपके साथ होगा, इसलिए पॉजिटिव सोचना है। एक पोस्ट आपका ये मान के चलिए और बढ़िया से पढ़िए, 100% दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, बहुत लोग होते हैं जो स्मार्ट वर्क करके भी आपका पॉजिटिव रिजल्ट ले आते हैं दोस्तों। कैसे आता है? पॉजिटिव सोचते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, लगे रहते हैं बस। अब ये नहीं है कि एकदम दोस्तों की मतलब नेगेटिव भी सोच रहे हैं कैसे होगा, डिमोटिव रहते हैं, आलस में रहते हैं, नीरस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं। खुश रहिए, आप अपने को भी खुश रखिए, सामने वाला व्यक्ति है आपको देख के भी पुलकित हो, खुश हो तो और अच्छी बात है ना। मतलब पॉजिटिव वाइब आना चाहिए आपके अंदर भी और सामने वाला आपको देखे तो भी आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंतरिम लाभांश। इंटरिम डिविडेंड घोषित करने से पहले कौन सा अंकेक्षण कराया जा सकता है? इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहे हैं, अंतरिम लाभांश, इसके घोषित करने से पहले कौन सा अंकेक्षण कराया जा सकता है? लागत अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण, या पर्यावरण अंकेक्षण? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंतरिम अंकेक्षण। ठीक है भाई, अंतरिम लाभांश घोषित करने से पहले कौन सा अंकेक्षण कराया जाएगा? आपका अंतरिम अंकेक्षण कराएगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं जो आपके क्वेश्चन में ही आंसर उसका दिया रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है पर्यावरण अंकेक्षण। एनवायरमेंटल ऑडिट का उद्देश्य क्या होता है? कर की बचत करना, संस्था द्वारा पर्यावरण नियम के पालन और संसाधनों के उपयोग में की जांच करना, कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच, या विज्ञापन व्यय को रोकना। भाई इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी,
संस्था के द्वारा पर्यावरण नियमों के पालन और संस्थानों के उपयोग की जांच करना। देखिए आपका पेपर 100 नंबर का होगा दोस्तों, तो इसका मान के चलिए जो आपका प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या 1 से 50 क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट मिलेगा, और जो आपके 20 प्रश्न जो रहेंगे बहुत टफ रहेंगे, मान के चलिए 80 टू 100 के आसपास। और जो आपका मॉडरेट से थोड़ा सा हल्का सा टफ वाला जो सेक्शन रहेगा उसमें आपको 20-25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो आपको 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ इजी वाला, इसमें तो आपको कहीं गड़बड़ करना ही नहीं है, ठीक है। आपका 51 से मान के चलिए आपका लगभग 80 क्वेश्चन, जो 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा, ये आपका देखना मॉडरेट लेवल का रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये आप लोगों से बनना ही चाहिए इतना, और इतना आपने सही किया ना दोस्तों तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब बचा क्या आपका 81 टू 50, 81 टू 100, इस क्वेश्चंस पर आप लोगों ने बहुत गहराई से मंथन करना है, सोचना है क्या हो सकता है। बना तो ठीक है, नहीं बना तो प्रेम से छोड़ दीजिएगा, पर फिर भी आप 5 से इसमें 10 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अपना ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑप्शन से कैंसिल करके आप लोग हटा करके अगर दो में 50-50% रहे तो आप लोग 5 से 10 क्वेश्चन रिस्क ले लीजिएगा। मेरे ख्याल से ओवरऑल आपका सेफ यहाँ पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करना वो लगभग 90 से 95 के बीच में रहेगा दोस्तों, ताकि आपका जो कट ऑफ है लगभग 75 से 80 के आसपास जाएगा ही। तो आप लोगों के पास कम से कम 90 से 95 आप लोगों को सेफ आपका स्कोर मतलब सेफ क्वेश्चंस को लगाना सही रहेगा दोस्तों, सेफ अटेम्प्ट करना जिसे कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि पूरा 100 नहीं मारना है, नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको लगभग इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, मॉडरेट से इजी वाले क्वेश्चंस को बनाना ही है आप लोगों को। जो टफ वाले सेक्शन है उसमें क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा रिस्क लेकर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, पर पूरे नहीं करने हैं जिसमें आपको डाउट हो, 50-50% हो चांसेस, उसी को ही करना है, ठीक है। पेपर सेट ऐसे ही किया जाता है तैयार, जिसमें आपके 50% है सेक्शन वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, और आपका जो 30% है मॉडरेट टू टफ, और 10 to 20% जो सेक्शन रहेगा वो आपका टफेस्ट रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, इजी गलत किए मतलब गेम के बाहर हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है एक चार्टर्ड अकाउंट जो किसी कंपनी का पूर्णकालिक कर्मचारी है, क्या वह उस कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक बन सकता है, ठीक है। एग्जाम में किस प्रकार से आपको एग्जाम में बैठना है वो, और किस प्रकार से एग्जाम अटेम्प्ट करना है, उसके लिए भी मैं एक पर्टिकुलरली वीडियो बना दूंगा आपके ठीक है एग्जाम के पहले, है ना। उसमें बहुत सारी विशेष बातों को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, पूरा डिटेल एक मैं वीडियो में दे दूंगा दोस्तों। शॉर्ट एंड सिंपल, उस बात को विशेष करके आप लोगों को मानना है, उसको देखना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो किसी कंपनी का पूर्णकालिक कर्मचारी है, क्या वह उस कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक बन सकता है। अगर कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो किसी कंपनी का पूर्णकालिक कर्मचारी है, पहले का लंबे समय का आपका जो कर्मचारी है, क्या वह उस कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक बन सकता है। हाँ, क्योंकि वह सीए है, नहीं क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं और कंपनी का कर्मचारी है, केवल निदेशक मंडल की अनुमति से, या फिर हाँ यदि शेयर धारक चाहे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नहीं, वह नहीं बन सकता क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है और कंपनी का कर्मचारी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो पूर्णकालिक आपका कर्मचारी है दोस्तों, और वह उस कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक बन सकता है कि नहीं, तो वो नहीं बन सकता क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है। जब वो उस पद से आपका त्याग देगा उसके बाद इस पर सोच करेंगे, है ना, विचार किया जाएगा, तब उसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक व्यक्ति अधिकतम कितनी कंपनियों का समय में अंकेक्षक हो सकता है। पहले भी कराया हूँ क्वेश्चन को, डायरेक्ट आपको आंसर आना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी सही है, 20, है ना। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक ही व्यक्ति अधिकतम कितनी कंपनियों का अंकेक्षक बन सकता है, एक ही समय पर 20। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड अकाउंटिंग 500 किससे संबंधित है। ऑडिट एविडेंस से, अंकेक्षक योजना से, अंकेक्षक की रिपोर्ट से, बाहरी पुष्टिकरण से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंकेक्षण साक्ष्य ऑडिट एविडेंस से होता है 500। याद रखेंगे, ऐसे 500 को याद रखना है दोस्तों, ठीक है। महत्वपूर्ण जो आपके लेखांकन मानक है उसे ही कराया हूँ दोस्तों मैंने, पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ा है तो भाई अब एक ही विकल्प है, पीडीएफ प्राप्त करें, प्रिंट निकालें, रटारट फर याद कर लें दोस्तों। ये वीडियो देख सकते हैं तो देखिए, है ना। मैं बार बार इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि जितना भी वीडियो में क्वेश्चंस कराया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए उसको पढ़ ही लीजिएगा, या आप लोग पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त करके उसको प्रिंट आउट लेकर के भी आप लोग सरसरी तौर पे पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहते हैं वो भी प्रिंट आउट ले लें, उनके लिए भी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि बार बार वो वीडियो नहीं देख पाएंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जा रहा है। हर एक वीडियो लगभग 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक का है, तो मतलब मान के चलिए 200 से आपका 250 घंटा वीडियो देखना वह भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जब वित्तीय विवरणों में व्यापक और अत्यंत गंभीर विसंगतियां हो और अंकेक्षक अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हो या प्रतिकूल राय देना चाहता हो तो दी जाने वाली जो रिपोर्ट है वो क्या कहलाती है।
जब वित्तीय विवरणों में व्यापक और अत्यंत गंभीर विसंगतियां हो, तो अंकेक्षक अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हो या प्रतिकूल राय देना चाहे, तो दी जाने वाली जो रिपोर्ट है वो क्या कहलाती है? स्वच्छ रिपोर्ट, मर्यादित रिपोर्ट, या प्रतिकूल रिपोर्ट, या राय का खंडन, या फिर अंतिम रिपोर्ट। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकूल रिपोर्ट या राय का खंडन, एडवर्स रिपोर्ट या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, विसंगतता हो और अंकेक्षक अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हो तो इसको अमर्यादित रिपोर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, वाउचिंग के समय टिकट स्टैम्प की जांच क्यों की जाती है? जो वाउचिंग होती है उसके समय जो आपका स्टैम्प होती है, टिकट होती है, उसकी जांच क्यों की जाती है? ये देखने के लिए कि रसीद आकर्षक है या नहीं, कानूनी आवश्यकताओं जैसे स्टैम्प अधिनियम के अनुपालन की जांच के लिए, वाउचर का सीरियल नंबर देखने के लिए, या फिर रिफंड का दावा करने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? बी, कानूनी आवश्यकताओं जैसे स्टैम्प अधिनियम के अनुपालन की जांच के लिए आपका स्टैम्प की जांच की जाती है वाउचिंग के समय। नेक्स्ट है, अंकेक्षक को अपने कार्यकारी कागजात वर्किंग पेपर्स को कम से कम कितने वर्षों तक सुरक्षित रखना चाहिए? जो ऑडिटर है उसको अपनी कार्यकारी जो कागज है वर्किंग पेपर्स को उसको कम से कम कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना चाहिए? 3, 5, 7, 10। सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, एटलीस्ट इसको 7 वर्ष तक क्या करना है? सेव करके रखना है, संभाल के रखना है उसको। नेक्स्ट है दोस्तों, कंपनी के वार्षिक आम सभा में नियुक्त जो अंकेक्षक का कार्यकाल कब तक होता है? कंपनी के जो वार्षिक आम सभा होते हैं उसमें जो नियुक्त अंकेक्षक उसका कार्यकाल कब तक होगा? केवल 1 महीने, या अगली वर्ष के आम सभा की समाप्ति तक, जीवन भर के लिए, या जब तक निदेशक नहीं चाहे? भाई अगली वर्ष के आम सभा की समाप्ति तक वह क्या है उसका कार्यकाल रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नियमित कर निर्धारण करना, कानूनी कार्यवाही या न्यायालय के लिए वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी के प्रमाण जुटाना, लागत को नियंत्रित करना, या शेयर बाजार में लिस्टिंग करना। फॉरेंसिक ऑडिट सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कानूनी कार्यवाही, न्यायालय के लिए वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी के प्रमाण जुटाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवसायिक संयम, आयकर एवं वस्तु एवं सेवा कर, बिजनेस लॉस और इनकम टैक्स से संबंधित भाग 3 देख रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, देखिए अब बहुत लोग प्रश्न करते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चंस बीच बीच के आ जाते हैं कि इनकम टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए तो क्वेश्चंस ऐसे उठाया गया है कि क्वेश्चंस इनडायरेक्टली कहीं से कहीं रिलेट करता है दोस्तों सिलेबस में आप लोगों को। तो इक्का दुक्का क्वेश्चंस अगर ऐसा आ जाता है, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि सर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। सभी चीजें सिलेबस में ही दी गई हैं, हाउ एनी हाउ इनडायरेक्टली वो लोग कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। और आपका ज्ञान ना एक क्वेश्चन से क्या है कम नहीं हो जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा ही। गलत यहाँ पे चीज हम पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है, और ना ही गलत आंसर बता रहे हैं। जितने भी चीज़ यहाँ पे सभी चीज़ें ऑथेंटिक हैं और आप लोग चाहें तो इसको अपनी बुक से मिलान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत आवासीय स्थिति रेसिडेंशियल स्टेटस निर्धारित की जाती है प्रत्येक वर्ष गत वर्ष के आधार पर, जीवन में केवल एक बार पर, नागरिकता के आधार पर, या पासपोर्ट की वैधता के आधार पर। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष गत वर्ष के आधार पर। आयकर अधिनियम 1961 के तहत आवासीय जो स्थिति होती है, रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, वो आपका प्रत्येक वर्ष या फिर गत वर्ष के आधार पर ही इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक भारतीय नागरिक जो रोजगार के लिए विदेश जाता है, उसे निवासी होने के लिए वह गत वर्ष में भारत में कम से कम कितने दिन रहना पड़ता है? एक जो भारत का नागरिक है जो रोजगार के लिए कहाँ जा रहा है, विदेश जा रहा है, उसे निवासी रेसिडेंशियल होने के लिए गत वर्ष में भारत में कम से कम कितने दिन रहना अनिवार्य है? 60, 120, 182, 365। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 182 दिन। ठीक है, अगला है, कौन सी आय भारत में अप्रत्यक्ष निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए अयोग्य नहीं है? भारत में प्राप्त आय, भारत में उपार्जित आय, भारत से बाहर स्थापित व्यापार से आय, या पूर्णतः विदेश आय जो भारत से बाहर की कमाई और प्राप्त की गई है। 53 का ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, पूर्णतः विदेशी आय जो भारत से बाहर की कमाई और प्राप्त की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा मैं एक चीज़ और जानकारी दे देता हूँ, जो लोग कॉमर्स वाले हैं, स्पेशली कॉमर्स वाले लोग, वो इस एग्ज़ाम के बाद भी जुड़े रहेगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर सीजी सेट की तैयारी भी कराया जाएगा, क्योंकि एक मैडम मिल चुकी हैं जो पेपर 2 कॉमर्स की यहाँ पे निःशुल्क तैयारी कराएंगी। तो वो आप लोगों को सीजी सेट के लिए पेपर 2 के लिए तैयारी करवाएंगे दोस्तों कॉमर्स का। तो बने रहेगा चैनल पर, है ना। और मैं जो कॉमर्स वाले हैं या जो पर्टिकुलरली किसी भी सब्जेक्टिव वाले हैं, उन लोगों के लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगा, है ना। एक चीज़ें उनमें जानकारी उनको बताना है ताकि वो जल्दी सफल हो सके। तो चैनल पर हमेशा बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा लाभ ही होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, वेतन शीर्षक इनकम फ्रॉम सैलरी के तहत मिलने वाली जो मानक कटौती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसकी राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 कर निर्धारण वर्ष 2026-26 के लिए नवीनतम बजट संशोधन के अनुसार कितनी है? वेतन शीर्षक इनकम फ्रॉम सैलरी के तहत मिलने वाली जो मानक कटौती है
उसकी राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए कितनी है? 40,000, 50,000, 75,000 या फिर 1 लाख। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 75,000 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली जो गैर नगद सुविधाएं हैं, जैसे मुफ्त कार या मकान, है ना, नियोक्ता उसके द्वारा जो कर्मचारी को दी जाने वाली जो गैर नगद सुविधाएं, जैसे मुफ्त हो गया, घर हो गया या मकान हो गया या आपका कार हो गया, क्या कहलाती है? भत्ते, अनुलाभ, मुनाफा या अधिलाभ। तो क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका अनुलाभ। इसको पर क्यूसाइट्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है। मुफ्त में कार दिया जा रहा है या मकान दिया जा रहा है मुफ्त में, अगर इसके लिए थोड़ी राशि काटी जाती तो अलाउंस कहलाता वो, है ना। चलिए अगला, मतलब राशि दिया जाता थोड़ा आपको तो उसके लिए भत्ता होता है, पर यहाँ पे मुफ्त में दिया जा रहा है इसलिए अनुलाभ बोलते हैं इसको। मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस की कर मुक्ति की गणना आयकर अधिनियम की किस धारा या नियम के तहत होती है? HRA की धारा 10, 13 एक के 13 का के तहत, ए के तहत, धारा 16 के तहत, धारा 24 के तहत या धारा 80 डी के तहत। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धारा 10, 13 ए के तहत। ठीक है। HRA की कर मुक्ति, टैक्स से ये क्या रहेगा दोस्तों? टैक्स फ्री रहेगा। इसकी गणना आयकर अधिनियम धारा 10, 13 ए के तहत की जाती है। नेक्स्ट है, स्वयं के रहने के मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का वार्षिक मूल्यांकन एनुअल वैल्यू कितना माना जाएगा? उचित किराया, शून्य, वास्तविक प्राप्त किराया या मानक किराया। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शून्य माना जाएगा। सेल्फ जो ऑक्यूपाई किया हाउस प्रॉपर्टी, उसका वार्षिक मूल्यांकन कितना होगा? 0 ही होगा, नील होगा, है ना, स्वयं के रहने के लिए जो मकान है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 58, स्वयं के रहने के मकान के लिए किए गए ऋण का अधिकतम ब्याज कटौती की सीमा क्या होगी? स्वयं के रहने के मकान के लिए किए गए ऋण, लोन, है ना, उस पर अधिकतम ब्याज की कटौती कितना सीमा कितनी होगी? कटौती की सीमा क्या होगी? 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख, कोई सीमा नहीं। सही उत्तर है दोस्तों 2 लाख रुपए। ठीक है। स्वयं के रहने के लिए जो मकान के लिए किया गया जो ऋण है ना, उस पर अधिकतम ब्याज कटौती की सीमा क्या होगी? आपका 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है, पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन्स को 2 भागों में बांटा जाता है, वो कौन कौन से हैं? सामान्य और असामान्य, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म और दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ, व्यापारिक और गैर व्यापारिक लाभ या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ। सही तरह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म और दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ। कैपिटल गेन्स को 2 भागों में बांटा गया है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट है, लॉटरी या फिर पहेली या फिर घुड़दौड़ से होने वाली जो कैजुअल इनकम है, किस दर से फ्लैट टैक्स लगाया जाएगा? 10%, 20%, 30%, 40%। किसमें? लॉटरी, पहेली या आपका घुड़दौड़, सॉरी, है ना, जिस प्रकार से आकस्मिक जो आपको लॉटरी होता है उससे जो आपको इनकम होने वाला है, इस पर कौन सा रेट लगेगा टैक्स? 10, 20, 30, 40। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30%। ठीक है। अगला है, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर कटौती किस धारा के तहत मिलती है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके भुगतान पर कटौती जो है किस धारा के तहत मिलेगी? 80C, 80D, 80E, 80G। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 80D के तहत आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा के लिए किया गया जो शिक्षण ऋण है, एजुकेशन लोन है, उस पर ब्याज पर कटौती की धारा क्या है? 80C, 80D, 80E, 80U। तो डी तो अभी समझ में आ गया कि मेडिकल के लिए था, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 80E। ऑप्शन नंबर सी, 80E, ई फॉर एजुकेशन। ठीक है, याद करने का तरीका। नेक्स्ट है TDS। TDS का पूर्ण रूप क्या होता है? टोटल टैक्स सिस्टम, टोटल डिडक्टेड एज सोर्स, टैक्स डिडक्शन स्कीम या ट्रांसफर ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सही उत्तर आप सभी को पता होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, स्रोत पर की गई जो कटौती है उसको TDS कहा जाता है दोस्तों। 63 का आंसर बी। नेक्स्ट है, आयकर विवरणी इनकम टैक्स रिटर्न जो ITR होता है, दाखिल करने के लिए वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए कौन सी फॉर्म प्रयुक्त होती है? इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करने के लिए वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए कौन सा फॉर्म प्रयुक्त होगा? ITR 1, ITR 4, ITR 6 या ITR 7। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ITR 1। ठीक है, सहज। ओके, याद रखेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए वेतन भोगी जो होते हैं कर्मचारियों के लिए कौन सा फॉर्म प्रयुक्त होता है? ITR 1 सहज। नेक्स्ट है, GST के तहत आपूर्ति सप्लाई में शामिल है वस्तु और सेवाओं की बिक्री, स्थानांतरण, विनिमय और पट्टा, केवल वस्तुओं का विनिर्माण, केवल सेवाओं का आयात या फिर केवल नकदी। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, स्थानांतरण, विनिमय और पट्टा। ठीक है, GST के तहत जो आपका सप्लाई है, आपूर्ति है, उसमें शामिल क्या है? वस्तु और सेवाओं की जो बिक्री है, स्थानांतरण है और विनिमय और पट्टा, ये सभी चीजें हैं। नेक्स्ट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का क्या अर्थ होता है? बैंक से मिलने वाला जो क्रेडिट कार्ड है
या इनपुट खरीद पर चुकाए गए कर को आउटपुट बिक्री का दर घटाने की सुविधा, सरकार द्वारा किया जाने वाला जो नकद अनुदान है वो, या अग्रिम कर का भुगतान। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इनपुट खरीद पर चुकाए गए कर को आउटपुट बिक्री या दायित्व से घटाने की सुविधा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा वर्तमान में जीएसटी के दायरे से पूरी तरह बाहर है? ऐसी कौन सी जो सेवा है या वस्तु है जो जीएसटी के दायरे से बाहर है? कपड़े, मोबाइल फोन, मानव उपभोग के लिए अल्कोहल, शराब और पेट्रोलियम उत्पाद, या रेस्टोरेंट सेवाएं। तो आप सभी को पता है दोस्तों, इसमें से जो सी नंबर का जो आंसर है, मानव उपयोग के लिए अल्कोहल, शराब और पेट्रोलियम का उत्पाद, उसमें जीएसटी नहीं लगता। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। शराब और जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उस पर जो आपका आज भी पुरानी कर प्रणाली लागू होती है। पुरानी कर जो प्रणाली है वो कौन सी? जैसे राज्य सरकार इस पर क्या करती है? उत्पाद शुल्क लगाती है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब लगाती है। किस पर? शराब और पेट्रोलियम उत्पाद पर। ये आपका जो है जीएसटी से बाहर है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। नेक्स्ट है, जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए छोटे व्यापारियों के लिए टर्नओवर की अधिकतम सीमा क्या है? जीएसटी के तहत जो आपका कंपोजिशन स्कीम है उस पर लाभ उठाने के लिए छोटे व्यापारियों के लिए टर्नओवर की अधिकतम सीमा क्या है? 50 लाख, 75 लाख, 1.5 करोड़ या 5 करोड़? सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए छोटे व्यापारियों के लिए टर्नओवर की अधिकतम सीमा 1.5 करोड़ रुपए है, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है ई वे बिल। ई वे बिल का अनिवार्य होता है जब माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है और उसकी कीमत अधिक होती है। ठीक है, 10,000 से अधिक, 25,000 से अधिक, 50,000 से अधिक या 1 लाख से अधिक। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 50,000 से अधिक। ई वे बिल का अनिवार्य होता है जब माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है और उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? 50,000 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आईजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल गुड एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, इंटरनल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स या इंडियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सही उत्तर क्या है? इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन नंबर बी। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार एक ठहराव जो राज्य नियम द्वारा परिवर्तनीय ना हो क्या कहलाता है? भारत अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत एक ठहराव जो राज्य नियम के द्वारा परिवर्तनीय ना हो क्या कहलाता है? वैध अनुबंध, व्यर्थ ठहराव, व्यर्थनीय अनुबंध या अवैध अनुबंध। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वॉइड एग्रीमेंट। जो व्यर्थ ठहराव है, जो आपको खाली है, वॉइड। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आवश्यक माइनर के साथ किया गया ठहराव क्या होता है? अवयस्क माइनर जो होते हैं उसके साथ किया गया जो ठहराव है वो क्या होता है? प्रारंभ से ही व्यर्थ, वैक्स होने पर वैध, कानून परिवर्तनीय या केवल 10,000 तक वैध। ठीक है, देखिए पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे शब्दों का उच्चारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है दोस्तों। कंटिन्यूसली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लगभग अभी तक एक बार भी रुका नहीं है ना। तो अवयस्क, तो आप लोग समझिएगा इस चीजों को थोड़ा। अवयस्क जो होते हैं मानर के साथ साथ किया गया ठहराव होता है। प्रारंभ से ही आपका व्यर्थ, वॉइड एब इनिटियो, वैक्स होने पर वैध, कानूनन परिवर्तनीय या केवल 10,000 तक वैध। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभ से ही जो आपका व्यर्थ होते हैं वो है। ठीक है, अवयस्क जो होते हैं उसके साथ किया गया जो ठहराव है वो प्रारंभ से ही आपका व्यर्थ रहता है। नेक्स्ट है, वस्तु विक्रय अधिनियम सेल ऑफ गुड एक्ट किस वर्ष आया था? ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट 1872, 1930, 1956, 2013। सही उत्तर क्या है दोस्तों? 1930। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों। ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट्स, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जीएसटी है ना। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ है। यहाँ पे सेल ऑफ गुड एक्ट्स, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 को आपका अस्तित्व में आया था। वस्तु विक्रय अधिनियम जो है, सेल ऑफ गुड एक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी 1 पर्सन जो कंपनी ओपीसी में न्यूनतम कितने निर्देशक होने चाहिए? है ना, 1, 2, 3, 0। सही उत्तर क्या है दोस्तों? 1। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी में आपके कितने निर्देशक होंगे? एक ही होगा, याद रखेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक व्यक्ति कंपनी में एक निर्देशक होना चाहिए। ठीक है, 74 का ए। नेक्स्ट है, कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख जिस कंपनी का चार्टर या संविधान कहा जाता है वह क्या है? कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण जो आपका प्रलेख है क्या होगा दोस्तों? अंतर्नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमानियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रवरण, प्रोस्पेक्टस या वार्षिक विवरणी। इसका सही उत्तर दोस्तों पार्षद सीमानियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख जिसमें कंपनी का चार्टर संविधान कहा जाता है वो आपका है पार्षद सीमानियम मेमोरेंडम एसोसिएशन।
नेक्स्ट है कंप्यूटर एवं उससे लागत लेखांकन अनुप्रयोग का, कंप्यूटर एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एप्लीकेशंस। कंप्यूटरीकृत लेखांकन में जो डेटा क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है, डेटा क्रेडिबिलिटी की बात करें, उसे सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? पासवर्ड नियंत्रण और नियमित बैकअप, नियंत्रण की गुणवत्ता, इंटरनेट की तीव्र गति, या बही खातों की को हाथ से लिखना। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पासवर्ड नियंत्रण और नियमित बैकअप करना, ठीक है, डाटा क्रेडिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है टेलीप्राइम। टेलीप्राइम से किसी प्रविष्टि को सुरक्षित सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है? टेलीप्राइम जो होते हैं, आप सभी जानते हैं, सॉफ्टवेयर पे काम किया होगा आप लोगों ने, तो सुरक्षित सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, एल्ट एस, कंट्रोल एंटर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ठीक है, सेव करने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78। टैली में पहले से बनी हुई जो कंपनी को बंद करने, शट कंपनी की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पहले से बनी हुई कंपनी को बंद करना है, इसके शॉर्टकट कुंजी क्या है? Alt प्लस F1 या फिर कंट्रोल प्लस F3, Alt प्लस F4 या एस्केप या फिर F11 बटन। तो इसमें से सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, Alt प्लस F1 या फिर कंट्रोल प्लस F3, ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष के अंत में, देखिए सभी क्वेश्चंस आप लोगों से बनना चाहिए, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, टैली इस पे आप लोग काम किए होंगे दोस्तों, है ना, बिना टैली के आप लोग पॉसिबल नहीं है कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे टैली प्राइम अच्छे से बनता ही होगा। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष के अंत में सभी खातों के शेष स्वतः कहाँ स्थानांतरित हो जाते हैं जब हम कंप्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? केवल लाभ हानि खाते में, ट्रायल बैलेंस और वित्तीय विवरण में, या रफ बुक में, या फिर डेटा लीड हो जाता है? इस वित्तीय वर्ष के अंत में सभी खातों के शेष स्वतः कहाँ स्थानांतरित हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ट्रायल बैलेंस और वित्तीय विवरण में ये शामिल हो जाते हैं, है ना। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं आपका ट्रायल बैलेंस और वित्तीय विवरण में। नेक्स्ट है एक्सेल, MS एक्सेल में बी लुकअप फंक्शन का क्या कार्य है? एक्सेल में वर्टिकल रेंज में किसी विशिष्ट मान को खोजना और संबंधित डेटा प्राप्त करना, हॉरिजॉन्टल डेटा को जोड़ना, या शीट का प्रिंट प्रीव्यू देखना, या फिर चार्ट बनाना। सही तरह दोस्तों वर्टिकल रेंज में किसी विशिष्ट मान को खोजना और संबंधित डेटा प्राप्त करना। नेक्स्ट है टैली में जो क्रेडिट नोट होते हैं, वाउचर, उसका उपयोग किस प्रविष्टि के लिए किया जाता है? टैली में क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग किस प्रविष्टि में के लिए किया जाता है? क्रय वापसी, विक्रय वापसी, नगद वापसी, या बैंक ट्रांसफर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टैली में डेबिट नोट वाउचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, टैली में डेबिट नोट वाउचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे क्रेडिट की बात हुआ था, तो हम लोगों ने क्या किया था? विक्रय वापसी किस प्रविष्टि को लिए किया जाता था? सेल्स रिटर्न के लिए। यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर का उपयोग किसके लिए किया जाएगा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका परचेज रिटर्न के लिए, ठीक है, परचेसिंग के जो रिटर्न है उसके लिए उपयोग के लिए अपन डेबिट नोट का वाउचर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग, लैन लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों, ठीक है। 83 का ए, लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग में परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट का उदाहरण कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 84 का आंसर होगा प्रत्यक्ष सामग्री लागत, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग में परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट का उदाहरण है रॉ मटेरियल कॉस्ट। अगला है स्थायी लागत, फिक्स्ड कॉस्ट प्रति इकाई पर क्या प्रभाव पड़ता है जब उत्पादन की मात्रा बढ़ती है? जो आपका जो स्थायी लागत है उसके प्रति इकाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब उत्पादन की मात्रा जो है बढ़ जाएगी? प्रति इकाई स्थिर लागत बढ़ती है, प्रति इकाई स्थिर लागत घटती है, प्रति इकाई स्थिर लागत समान रहती है, या शून्य हो जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रति इकाई स्थिर लागत घटती है दोस्तों, ठीक है। जो लागत है वो आपकी स्थिरता है जो वो घटेगी यहाँ पर जब उत्पादन बढ़ेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ठीक है, कल के वीडियो में भी इसके बारे में क्वेश्चन पढ़े थे अपन, ब्रेक इवन पॉइंट, जब आपका ना ही लाभ हो ना ही हानि हो उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, सही सूत्र क्या है निकालने का? स्थायी लागत बटे प्रति इकाई अंशदान, फिक्स्ड कॉस्ट बटे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या कुल लागत बटे इकाई कुल इकाइयाँ, परिवर्तनशील लागत बटे लाभ, या फिर बिक्री माइनस लाभ। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्थायी लागत बटे प्रति इकाई अंशदान, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नेक्स्ट अंशदान कंट्रीब्यूशन की गणना कैसे की जाती है? बिक्री माइनस कुल लागत, बिक्री माइनस परिवर्तनशील लागत, स्थायी लागत माइनस लाभ, ये संपत्तियां माइनस दायित्व। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिक्री माइनस परिवर्तनशील लाभ लागत, ठीक है। अंशदान कंट्रीब्यूशन की गणना कैसे की जाएगी? बिक्री माइनस परिवर्तनशील लागत, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या अर्थ होता है?
कारखाने में सुरक्षा उपकरणों की संख्या, ठीक है, वास्तविक बिक्री और सम विच्छेद बिक्री का अंतर, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपीई सेल्स, या फिर अधिकतम लाभ बिंदु या कुल बजट की सीमा। सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है दोस्तों वो वास्तविक बिक्री और सम विच्छेद जो बिक्री है उसका अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट जिसे लचीला बजट, जिसे फ्लेक्सिबल बजट भी कहा जाता है, ऐसा बजट जिसे लचीला बजट या फ्लेक्सिबल बजट कहा जाता है वो क्या है? जो केवल एक ही उत्पादन स्तर के लिए बनाया गया है, जो विभिन्न उत्पादन स्तरों या गतिविधियों के अनुसार बदल सकता है, जो केवल नकद के लिए हो, या जो कभी ना बदले। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है मतलब क्या होगा, जो विभिन्न उत्पादन स्तरों की गतिविधियों के अनुसार बदल सकता है, फ्लेक्सिबल है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लागत पत्रक, कॉस्ट शीट में कारखाना लागत, वर्क फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात करने के लिए प्रधान लागत प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ा जाता है? लागत पत्रक में कारखाना लागत ज्ञात करने के लिए प्रधान लागत में क्या जोड़ा गया प्राइम कॉस्ट में? कार्यालय ऊपरी व्यय, कारखाना ऊपरी व्यय, या विक्रय ऊपरी व्यय, या फिर आपका शुद्ध लाभ। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कारखाना ऊपरी व्यय, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट कार्य या आदेश के अनुसार लागत ज्ञात करने की पद्धति क्या कहलाती है? किसी विशिष्ट कार्य या उसके आदेश या फिर आदेश के अनुसार लागत ज्ञात करने की जो है लागत ज्ञात करने की पद्धति क्या होती है? किसी विशिष्ट कार्य या फिर आदेश के अनुसार। उपकार्य लागत पद्धति, जॉब कॉस्टिंग, प्रक्रिया लागत पद्धति, या परिचालन लागत पद्धति, या इकाई लागत पद्धति। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उपकार्य लागत पद्धति, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लागत नियंत्रण कॉस्ट कंट्रोल और लागत न्यूनीकरण कॉस्ट रिडक्शन में क्या अंतर होता है? कॉस्ट कंट्रोल और लागत न्यूनीकरण कॉस्ट रिडक्शन में क्या अंतर है? दोनों का अर्थ बिल्कुल समान है? नहीं। सही उत्तर है दोस्तों, लागत नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है जो लक्ष्य को बनाए रखती है। लागत का जो नियंत्रण है वो एक सतत प्रक्रिया जो लक्ष्य को बनाए रखती है, जबकि लागत न्यूनीकरण लागत में स्थायी कमी लाती है, न्यूनीकरण हो रहा है, कमी ला रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्ययों के योग को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? जो अप्रत्यक्ष सामग्री है, अप्रत्यक्ष श्रम है और अप्रत्यक्ष व्ययों, तीनों के योग को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? प्रधान लागत, उपरिव्यय, मुख्य लागत, या पूंजीगत लागत। सही उत्तर है दोस्तों इसका उपरिव्यय, ओवरहेड्स कहा जाता है। जब आपका अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम हो रहा है और इनडायरेक्टली आपका जो एक्सपेंस हो रहा है, खर्च हो रहे हैं, उसके योग को हम लोग बोलते हैं उपरिव्यय, ओवरहेड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सामग्री निर्गमन की लास्ट इन फर्स्ट आउट पद्धति, लीफो। इसमें माल का निर्गमन किस मूल्य पर किया जाता है? सबसे पहले आई सामग्री के मूल्य पर, सबसे अंत में लाए गए सामग्री मूल्य पर, लास्ट इन फर्स्ट आउट लिखा है। इसका आंसर डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा का मुख्य आदेश क्या है? सबसे अधिक माल एक बार में मांगना, या फिर सामग्री की आदेश लागत, ऑर्डरिंग कॉस्ट और रख रखाव लागत के योग का न्यूनतम करना, भंडारण की पूरी तरह से खाली करना, या केवल स्थानीय बाजार में खरीदना। किसकी बात कर रहे हैं? आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो सामग्री की जो आदेश लागत है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और उसका रख रखाव लागत की योग का न्यूनतम करना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट है सामान्य 6, नॉर्मल लॉस को लागत पत्रक में किस प्रकार समायोजित किया जाता है? सामान्य 6 जो नॉर्मल लॉस है उसकी लागत को लागत पत्रक में किस प्रकार का समायोजित किया जाएगा? तो इस असाधारण हानि मानकर लाभ हानि में खाते में डालते हैं, या इसे अच्छी इकाइयों के उत्पादन लागत बढ़ाकर अवशोषित किया जाता है, इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है, या इसे श्रमिकों के वेतन से काटा जाता है? सही तरह है, इसे अच्छी इकाइयों के उत्पादन में लगातार अवशोषित किया जाता है। नॉर्मल लागत को लागत पत्रक में समायोजित करेंगे, अच्छी इकाइयों के उत्पादन लागत बढ़ा करके अवशोषित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रमाप लागत विधि, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में शामिल प्रमुख चरण क्या है? प्रमाप लागत विधि, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में शामिल प्रमुख चरण क्या है? प्रमापों का निर्धारण, वास्तविक परिमाणों का मापन, विचलनों अर्थात वेरिएंसेस का विश्लेषण और सुधारात्मक उपाय, या फिर उपरोक्त सभी। सही तरह उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। प्रमापों का निर्धारण भी होगा, वास्तविक परिमाणों का मापन भी होगा, विचलन का विश्लेषण और सुधारात्मक उपाय भी होगा इस सभी चरणों में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा प्रविष्टि के समय होने वाली जो गणितीय त्रुटियों को रोकने के लिए प्रयुक्त तकनीक को क्या कहते हैं? डेटा वैलिडेशन, डेटा सॉर्टिंग, डेटा फिल्टरिंग, या फिर मैक्रो। सही उत्तर है दोस्तों, डेटा वैलिडेशन करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें त्रुटियां जो हो वो आपके सही हो जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड आधारित अकाउंट है? क्लाउड अकाउंटिंग का उदाहरण क्या है? कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में डेटा सेव करना, नो। इंटरनेट सर्वर जैसे क्विक बुक्स, ऑनलाइन पर सुरक्षित रूप से ऑनलाइन डेटा रखना,
यही सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, आज का आखिरी प्रश्न, और इसके बाद मॉडल सेट 3 मैं आप लोगों को लेके आऊँगा। वित्तीय लेखांकन देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके लाभों का मिलान करने के वर्ष में अंत में क्या बनाया जाता है। मतलब जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वित्तीय जो लेखांकन है, और जो लागत लेखांकन है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इनके लाभों के मिलान करने के लिए अंत में क्या बनाया जाता है। समाधान विवरण, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नया चिट्ठा, या फिर लाभ हानि नियोजन खाता, या फिर तलपट। तो इसका सही उत्तर दोस्तों समाधान विवरण, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लागत लेखांकन, इसके लाभों को मिलान करने के लिए हम लोग इसको चेक करने के लिए आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है, समाधान विवरण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये 100 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा में। और जो लोग अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखे हैं वो क्लास नंबर 1 से पढ़ें, और जो देख लें जिनके पास समय है, जिनको डाउट हो रहा है, जिनको रिवीजन हो रहा है, वो भी क्लास नंबर 1 से पढ़ें। मैं बता चुका हूँ, जिन्हें भी PDF बाय करना है मात्र 100 रुपये रखा हूँ उसके फीस दोस्तों। 99 रुपीज़ में आपको लगभग 1 से 1,500 प्रश्न आपको मिल जाएंगे PDF के तौर पर। आप लोग उसे प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हैं। जिनको भी लेना है वो प्रिंट्स, वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, समय कम है इसलिए मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ। जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए, और जो लोग पढ़ लिए हैं वो लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। हालांकि 500 से अधिक लोगों ने इसे परचेस किया है, तो उनकी तैयारी तो बेहतर चल रही होगी, मैं ऐसा मानता हूँ दोस्तों। ठीक है, बाकी डिटेल्स जो भी परीक्षा से संबंधित और भी जो मॉडल सेट्स है उसमें भी मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, एकदम पॉजिटिव होकर के पढ़ते रहिए दोस्तों, है ना। ये व्हाट्सअप हमारा नंबर यहाँ पर आपको बता दिया गया है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और जो आपका व्हाट्सअप है, सभी की ID जो है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी गई है, वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, स्टे पॉजिटिव होकर पढ़िए, सकारात्मक होकर पढ़िए, और ये सोच के चलिए पढ़िए कि आपका एक पोस्ट पक्का है दोस्तों, हाँ। नेगेटिव नहीं लाना है माइंड में, कम पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट है, इतना कंपटीशन है, बहुत कम कंपटीशन है भाई कॉमर्स वालों का, समझ लीजिए आप। जो पढ़ेगा उसको तुरंत जॉब मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा पद है, समय भी ठीक है, सकारात्मक होइए। नहीं पढ़े अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, 7-8 दिन बचे हैं, 7-8 दिन में 10-10 घंटा पढ़िए, आप लोग भी उसी स्तर पर पहुंच जाएंगे जो लोग यहाँ पर बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, है ना। और जो लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं और अपने आप को अच्छा पुश करना चाहते हैं, पुश करिए दोस्तों, क्योंकि मेरिट में आना है, अच्छे नंबर से पास होना है, रैंक लगाना है, तो फिर चूकिए मत किसी भी चीज़ के लिए सोचिए मत, है ना। चाहे वो आपका, मान लीजिए मैं मेहनत की बात करूँ, या फिर आपका जैसे खर्च की बात हो, बुक्स लेना है, या ये PDF ही खरीदना क्यों ना हो, या आपको क्या है 10 दिन पढ़ लेंगे ना आप लोग एकदम जान लगा करके, तो आपका भविष्य बन सकता है दोस्तों। ना ही आप अपने सोने पर मतलब ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना ही आपके खाने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई में किस प्रकार से आपका मतलब अच्छा रिजल्ट आ सकता है ये सोचिए पढ़ करके। नींद 6 से 7 घंटे का लीजिए अभी नींद, है ना। कम समय इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, वरना 7-8 घंटा बेटर है। 6-7 घंटा भी सोइए, है ना। लाइट चीज़ें खाना खाइए, हैवी मसाले वाले नॉन-वेज आइटम्स ये सब मत खाइए, लाइट खाना खाइए, हाजमा बिगड़ेगा, या ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगा, आलसपन रहेगा। ठीक, ये सब चीज़ें मत खाइए, ज़्यादा नहीं खाना है अभी आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ क्या है, अच्छा नींद लेना है, अच्छा सोचना है, एक पोस्ट मेरा ये मान के चलना है उपअंकेक्षक का। ठीक है, PDF हो गया, या आपका जो भी नोट्स है उसको आप लोग बार जरूर आपको क्या करिए, रिवीजन करिए दोस्तों। मेरा ही जरूरी नहीं है कि आपको जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराया हूँ उसे ही पढ़िए, या मेरा ही PDF से पढ़ना जरूरी नहीं है। आपने अपना नोट्स भी बनाया, उसको भी आप रिवीजन करते चलिए। मैं बार इस चीज़ के लिए बोलता हूँ PDF जो लोग नहीं पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों को 1000 से अधिक प्रश्न जो है कराए हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है 60-70% वो किसी न किसी राज्य के सब ऑडिटर और ऑडिटर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। बाकी आप लोग क्या करें, अपना खुद का भी बनाया उसको भी पढ़ते चलिए, जो मैं आपको पढ़ाया उसको भी पढ़ते चलिए। पढ़ाई के बारे में सोचिए, इधर उधर चीज़ों में मत रहिए। 10 दिन अच्छे से पढ़ लेंगे, भविष्य बन जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए, बाकी मैं आपको ये मॉडल 2 सेट 2 हो गया, आपको मॉडल पेपर 2 एक और दूंगा 3, और एक और दूंगा 4 और 5 दूंगा। इसके बाद मैं डायरेक्ट आपका छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सेक्शन वाला जो है सेक्शन उसको कंप्लीट करा दूंगा, और उसके बाद आप लोगों के उपअंकेक्षक की क्लासेस खत्म हो जाएंगे। इसके बाद CG सेट की तैयारी शुरू होगी, और जो लोग अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया आपका, छत्तीसगढ़ मैथ्स, रीजनिंग, GS, है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट्स को भी हमारे चैनल पर पढ़ाया जाएगा। फॉर टीचर भर्ती ऑल्सो, सब इंस्पेक्टर का तो है ये सामने, आपका लैब टेक्नीशियन के लिए स्पेशली उसके लिए आपको क्लासेस दी जाएगी साइंस की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा। और आपका जो छत्तीसगढ़ के जो शिक्षक भर्ती होने वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, जो अन्य विषय वाले भी हैं, उनके लिए भी यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा दोस्तों, खास करके असिस्टेंट टीचर और PGT के लिए भी। ठीक है, तो ये चैनल आप लोगों को कम्प्लीटली आप लोगों को समर्पित है दोस्तों, आप ही लोगों के लिए है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करें। आपके एक लाइक से ना मेरा बहुत ज़्यादा वो मिलता है दोस्तों, पॉजिटिव फीडबैक। तो लाइक करें, कमेंट करें,
और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग महंगी कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या जिन लोगों के पास समय की सीमा है, काम पर जाते हैं, तो वो कहीं भी बैठ करके एक्सेस कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो पढ़ते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।